नमस्कार, डिकोडर में आपका स्वागत है। आज हम भारत और तुर्की के संबंधों की चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे कि तुर्की किस तरह से पाकिस्तान के रास्ते पे चलते हुए अपने आप को बर्बाद कर रहा है। कहाँ कभी वो खलीफा बनने के सपने देख रहा था, वहाँ आज उसको अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो रही है। साथ ही तुर्की के द्वारा किए गए आसपास अपने पड़ोसी देशों के साथ अत्याचार और भारत के खिलाफ उसके षड्यंत्रों का यथोचित जो मोदी जी ने आज जवाब दिया है, पूरा विश्व स्तब्ध है, हैरान है कि आखिर ये चंद वर्षों में भारत को क्या मिला कि इतना शक्तिशाली हो गया। वो चाहे ऑपरेशन सिंदूर को लें या आज जो त्रिकंड हमारा युद्धपोत जो भूमध्य सागर में तांडव कर रहा है तुर्कियों के ऊपर। बहुत मस्त खबरें हैं। साथ में हम तुर्की के और भारत के संबंधों और तुर्की के इतिहास पे भी चर्चा करेंगे और ये भी समझेंगे कि ग्रीस और साइप्रस से मोदी जी की दोस्ती, भारत की दोस्ती तुर्की को कितना परेशान कर रहा है। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं तुर्की द्वारा आज से 500 साल पहले से, जब तथाकथित रोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था, तब से भारत के खिलाफ जो इन्होंने षड्यंत्र किए उसी पर एक नज़र हम डालते हैं। इतिहास, कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराता है। बात 1524 के आसपास की है, जब ऑटोमन सुल्तान सेलिम प्रथम ने अपने तोपखाना विशेषज्ञ उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा रूमी को बाबर की सहायता के लिए भेजा। ये वही बाबर जो मुग़ल साम्राज्य का स्थापक था। उसने यह सहायता हिंद के मूर्ति पूजक या कहिए काफिरों को और ईरान के काफिर शिवाओं के खिलाफ दी थी। तोपखाना के कारण हिंदुओं का पराजय खनवा के मैदान में हुई। भारत एक बार फिर से 250 साल के मुस्लिम अंधकार में युग में चला गया। लेकिन समय बदला। ब्रिटिश फिरंगियों के बाद कुछ हिंदू विरोधी कांग्रेस की सत्ता के बाद विगत 10 सालों में हमें एक ऐसा शासक मिला है जो हमारे हिंदुत्व और भारत को सशक्त करने, विश्व गुरु बनाने की राह पे लेके चल रहा है। पिछले 10 सालों के कठिन संघर्ष, विदेशी षड्यंत्रों, राहुल गांधी, ममता बनर्जी जैसे भीतरी राष्ट्र विरोधियों के से निपटते हुए भारतीय सेना और भारतीय राजनीति ने जो करवट ली है वो काबिले तारीफ़ है। विशेषकर जो मेक इन इंडिया और मोदी सरकार ने सैन्य चाहे वायुसेना हो या जल सेना हो, आर्मी हो, वो जो सशक्त किया है वो काबिले तारीफ़ है। खासकर जो नौसेना का कायाकल्प हुआ है वो और भी प्रभावशाली है, जो न पूर्ण आत्मनिर्भर हो गई है बल्कि तेज़ी से ब्लू वाटर नेवी के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। अपनी इसी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार इतिहास के कर्ज चुकाने की दिशा में आज भूमध्य सागर में तांडव कर रहा है। एक अजीब राजनीतिक और सामरिक विरोधाभास बना हुआ था भूमध्य सागर में, जहां तुर्की अपने आप को एक शक्तिशाली अजेय समझता था और गाहे बगाहे अपने पड़ोसी मुल्कों को हमेशा धमकाते रहता था, वो चाहे यूनान हो या साइप्रस हो। साइप्रस के एक भाग को तो उसने कब्जे में भी ले लिया है और वहाँ तुर्की मुस्लिम को बसा दिया है। अब और प्रॉब्लम यहाँ ये आ रहा है कि तुर्की और यूनान दोनों ही नाटो के सदस्य हैं। अमेरिका और पश्चिम देश बोलते नहीं उधर नाटो की सदस्यता के कारण, और रूस रूस का समर्थन है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के सदस्य होने के नाते,
वह भी ढीला पड़ गया था, क्योंकि कुल मिलाकर तुर्की अपने आप को बब्बर शेर समझने लगा और इस क्षेत्र में तानाशाही करने लगा। यहाँ तक कि गाहे बगाहे भारत को भी धमकाने लगा, कभी कश्मीर के मुद्दे को लेकर तो कभी पाकिस्तान के साथ मिलकर। वैसे एक पाकिस्तान की खासियत है, ऐसा दिमाग है, जिस देश के साथ लग जाए उसका नाश होना तय है। अब आप देखिए, भारत की मुँह करके अपने इस्लामी सुन्नी बिरादर पाकिस्तान के पक्ष में कश्मीर पर विष वमन करने लगता है, और आज से ही नहीं बल्कि कांग्रेस काल से भी, या ये कहें कई सालों से। लेकिन तुर्की भूल गया कि दिल्ली में अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, अब प्रचंड राष्ट्रवादी संघी भारत माता का सच्चा सपूत नरेंद्र दामोदर दास मोदी बैठे हुए हैं। बेचारे यूनान को कहीं से मदद नहीं मिल रही थी, वह इधर उधर हाथ पांव मार रहा था। और इधर तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान से खार खाए मोदी जी भी मौके के तलाश में थे, और वे साइप्रस पहुंचते हैं आज से 2 साल पहले। आइए हम एक बार इतिहास की तरफ चलते हैं, जब मोदी जी साइप्रस पहुंचते हैं और ग्रीक, और वो ग्रीक की यात्रा और साइप्रस की यात्रा जो है, ब्रिक्स के वापसी के बाद वह यात्रा इतनी प्रभावशाली रही कि आज उसी का परिणाम है कि जो भी घटनाएं भूमध्य सागर में हो रही है, उसका जो बीज जो है उसी यात्रा में बोया गया था। मोदी जी जब वहाँ ब्रिक्स समझौता के बाद पहुँचते हैं, तो कोई भी भारत से पहुँचने वाला 40 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री है। इसके पहले इंदिरा गांधी जी गई थी, अब 40 साल के अंतराल के बाद मोदी जी पहुँचते हैं। और एक्चुअली यहाँ पे मोदी जी ने काफ़ी समय से यूनान की सहायता शुरू कर दी थी। कांग्रेस के समय भी यूनान से संबंध अच्छा रहा है, लेकिन इस समय काफ़ी बेहतर था। और प्रधानमंत्री मोदी जी को वहाँ ग्रीस का सबसे बड़ा सम्मान जो है दिया जाता है, जिसका नाम है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, जिसे सम्मानित किया जाता है। बता दें कि ये जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर की स्थापना जो है 1975 में की गई थी। सितारे पर अमुक देवी के जो देवी हैं, जिनका नाम है एथेना, का चित्र अंकित है, और इसके साथ ही ओनली द राइचस शुड बी ऑनर्ड, मतलब केवल सत्यनिष्ठ व्यक्तियों का सम्मान हो, इबादत उकरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी यूनान में अपने कार्यक्रमों के शुरुआत में एथेंस में अज्ञात सैनिकों को मकबरे पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद जो रणनीति तैयार की जाती है वो काबिल तारीफ़ है। उस रणनीति ये अगस्त 2023 और आज 2 साल बाद इस यात्रा का परिणाम आने लगा है। ध्यान देने की बात है कि उस यात्रा में मोदी जी ने जो भी व्यापार का है उसको 2030 तक डबल करने का। ग्रीस ने भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हर एक बार साथ दिया है और भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देने के लिए कई बार आग्रह किया है। साथ ही अभी फ़िलहाल ऑपरेशन सिंदूर में भी वह भारत के पक्ष से सहमत था और उन्होंने हर पल भारत के साथ देने का वादा भी किया। यूक्रेन मुद्दे पर दोनों देश की कूटनीति और बातचीत का समर्थन किया। ग्रीस भारत यूरोपीय संघ व्यापार निवेश समझौते के लिए भी अपना समर्थन व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीस के पीएम ने दक्षिण पूर्व यूरोप में भारत की भूमिका का जोरदार स्वागत किया है। ग्रीस दक्षिण पूर्वी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप और दक्षिण भाग में स्थित एक देश है, जिसकी सीमा दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में आयनियन सागर से मिलती है। ग्रीस की सीमा अल्बेनिया, बुल्गारिया, तुर्की, मैसेडोनिया गणराज्य से लगती है तथा यह साइप्रस, मिस्र, इटली, लीबिया के साथ समुद्री सीमाएं भी साझा करता है। ग्रीस कई द्वीपों का समूह है। क्षेत्रफल के हिसाब से 10 बड़े द्वीप हैं इसमें, जैसे क्रेते, यूबिया, लेस्बो, रोड्स, चियोस, सेफलोनिया, कॉर्फ, लेमनोस, सामोस, नेक्सोस है। इसमें सबसे अधिक आबादी वाले जो द्वीप हैं वो हैं क्रेते, यूबिया, रोड्स, कॉर्फू, लेस्बोस, चियोस, कैलिफोर्निया, जैकिथोन। ग्रीस का क्षेत्रफल 1,32,000 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या 11.5 मिलियन है। यह 2016 की 16 के जनसंख्या जो की गई थी वही है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर और राष्ट्रीय राजधानी एथेंस है। ग्रीस में बहुत सारे दार्शनिक और वैज्ञानिक हुए, खासकर जिन्हें हम जानते हैं वो हैं अरस्तु, प्लूटो, प्राचीन यूनानी सभ्यता के और संस्कृति के प्रतीक। ऐसा माना जाता है कि ग्रीस यूरोप में डेमोक्रेसी के लिए प्रसिद्ध था और वहाँ लोकतंत्र का उसे यूरोप के जनक भी कहा जाता है। साथ ही यहाँ खगोल विज्ञान में भी यूनान का योगदान काफ़ी रहा है। हिप्पार्कस, एरिस्टार्च और टोलेमी जैसे यूनानी खगोलविदों ने खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और गणित की तो बात ही मत पूछिए, हम सभी जानते हैं पाइथागोरस, यूक्लिड, आर्किमिडीज जैसे प्राचीन यूनानी गणितज्ञों ने गणित के क्षेत्र में विश्व को सराहनीय योगदान दिया है। अब हम वापस चलते हैं तुर्की पे। तुर्की हर एक समय पता नहीं क्यों उसे खाज सी हुई रहती है, हमेशा भारत के विरुद्ध में कश्मीर का माला जपते रहता है। वो पिछले 6 सालों में विश्व का एकमात्र नेता है अर्दोगन, जिसने पाकिस्तान के अलावा यूएन में सिर्फ इसी ने कश्मीर के मुद्दे को उठाया है और किसी ने भी नहीं उठाया। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिवेशन चल रहा था तो अचानक जयशंकर जी बोल रहे थे, उसी समय यूएन में टर्की का जो प्रतिनिधि है उसने बोला कि ऐसा है कि भारत को अभी अस्थायी सदस्यता नहीं देनी चाहिए क्योंकि अभी उसके काबिल नहीं है। और उसने जो कारण बताए वो मैं आपको सुनाता हूँ, आप दंग रह जाएंगे। उसने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, भारत अमेरिका और पश्चिम देशों यूरोप के नियमों का पालन नहीं करता और जब तक इन विवादों को हल नहीं कर लेता तब तक उसे अस्थायी सदस्यता नहीं देनी चाहिए। इस पे जयशंकर जी कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने जवाब दिया कि जो देश खुलेआम आतंकियों को मदद करता है, हमास को पालता है, लश्कर तौबा को पालता है और साथ ही आतंकवाद समर्थित देश को इतनी सारी सहायता करता है, और दूसरे की बुराई करने का उसे कोई हक नहीं है। तुर्की के आंतरिक हालात के बारे में भी जयशंकर ने जो बताया वो वाकई तुर्की के दुखते रग को दबा दिया। उन्होंने कहा कि तुर्की में महिलाओं के खिलाफ ऑनर किलिंग, मानव तस्करी की घटनाएं विश्व में सबसे ज़्यादा है और ऐसे देश को भारत पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। वो कहते हैं कि जिसका घर खुद शीशे का हो वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते।
और कुछ भी इल्ज़ाम लगाने से पहले उसे अपने देखना चाहिए। भारत यहीं नहीं रुका, भारत ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि साइप्रस के संप्रभुता को किसने रौंदा है, तो हम इसके सख्त विरोधी हैं। बाद में जयशंकर जी कहते हैं कि यह मुद्दा भारत और तुर्की का नहीं है कि भारत को अस्थायी सदस्यता में दी जाए, यह मुद्दा पूरे विश्व की है, क्योंकि भारत इसका हक रखता है। इतना कहना था कि यूनाइटेड नेशन में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। इसके बाद हम तुर्की के फिर बाकी कारनामे तो आपको पता है। अब चलते हैं वापस भूमध्य सागर की तरफ। आखिर हुआ क्या? भूमध्य सागर में जब भारत अपने सैन्य अभ्यास के लिए त्रिकंड को लेके पहुंचा, तो तुर्की के नौसैनिकों ने 18 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि 18 घंटे में आपको भूमध्य सागर छोड़ देना होगा, नहीं तो आप उसके परिणाम खुद भुगतेंगे। इतना कहना था, भारत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। नेवी को घेरने चले थे तुर्की, भारत ने उनकी औकात दिखाई। पहले दिन भारत ने एक ब्रह्मोस छोड़ा, उनके ऊपर नहीं, वैसे प्रैक्टिस के लिए। तुर्की सेना नौसैनिक पीछे हटने लगे। बात गुजरी, अगले दिन फिर तुर्की सेना वापस आई, नौसेना साथ में पीछे सऊदी के भी नौसैनिक जहाज थे। अब जब भारत ने ब्रह्मोस छोड़ा तो तुर्की पूरे यूरोप में और विश्व में अपने को एक कल्पित दिखाने की कोशिश की, जबकि भारत का प्लान ये था कि वहाँ वो ग्रीस, फ्रांस के साथ मिलके एक सैन्य प्रैक्टिस करना था, युद्धाभ्यास करना था। इसके बाद दूसरे दिन तुर्की और काफ़ी सारे नौ सैनिकों और बेड़े को लेके पहुंचा त्रिकंड को घेरने के लिए, और शायद उसे पता नहीं था कि भारत ने त्रिकंड के अलावा 3 और युद्धपोत पीछे से बैकअप में भेज दिए थे। प्लान बी था ये भारत का। उसके बाद जो हुआ वो पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि ये ऐसा भारत का रूप था कि ऐसा लग रहा था कि भारत वाकई विश्व गुरु बनने जा रहा है। शुरू हुआ जब तुर्की ने फिर 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया, उसमें आधे घंटे का समय रह गया था, तब तक इजराइल का भी आगमन होता है भारत के पक्ष में। अब यहाँ भारत ने तुर्की के सारे पनडुब्बी से लेके जहाज़ों को टैकल कर रखा था अपने ड्रोन के माध्यम से, और लगातार 3 ब्रह्मोस की फायरिंग की जाती है। तुर्की में एक आपातकाल बैठक होता है, उसके बाद अपने नेवी को वापस बुलाने के लिए सख्त संदेश दिया जाता है। तुर्की की ऐसी हार पूरे विश्व ने नहीं सोचा था, जो कभी पूरे इस्लाम का खलीफा बने फिर रहा था, आज वह मुँह छुपाए फिर रहा है। कारण मोदी का हिसाब है, और तुर्की को अब समझ में आ रहा है, लेकिन वो समझने वाला नहीं है। एक्चुअली एर्दोगन जो है एक ऐसा धूर्त आदमी है कि उससे ना अपने लोगों से मतलब है, ना देश से मतलब है अपने, वो सिर्फ अपना चाहता है कि हम कैसे खलीफा बन जाएं, अरब देशों के मालिक बन जाएं। और तुर्की का 90% बिजनेस जो डिफेंस का है वो अब उसके बेटी, दामाद, परिवार के लोग ही चलाते हैं। उसने ऑलरेडी वहाँ के जो मेयर है उसको भी जेल में कर रखा है। वह एक आतंक सा फैला रखा है वहाँ पे। वैसे भी तुर्की का इकनॉमी रसातल में जा रही है। खैर, उसे हमें क्या लेना है। बट जो कल हुआ है
वाकई काबिले तारीफ़ है। भारतीय नौसेना को हम बधाई देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में मैं कुछ त्रिकंड और वहाँ के कुछ फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो भी शेयर करूँगा आपसे। देखिए भारत की शक्ति को, भारत के ब्लू वाटर के किंग बनने का शुभारंभ को। हालांकि एक और चीज़ है, इससे ऑलरेडी टर्की से रूस भी परेशान है और अमेरिका भी परेशान है, पूरा यूरोप भी परेशान है। यूरोप और अमेरिका इसलिए परेशान है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ईसाइयों का सबसे पुराना जो है वो यूनान ही है और साइप्रस है। उसके बाद रूस भी सपोर्ट करता है लेकिन कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि टर्की से उसे काफ़ी सारे सामान की ज़रूरत होती है और आदान प्रदान है इनका। लेकिन वही कहते हैं। और सबसे मस्त सऊदी का है। सऊदी जो पिछले सितंबर पाकिस्तान से एक समझौता करता है। अच्छा, ये भी काबिल तारीफ़ है, ये तो मैंने चर्चा ही नहीं किया क्योंकि सऊदी से आते हैं कटोरा खान, लंगड़ा शहबाज शरीफ जो है, और एक समझौता करता है। पूरी दुनिया को बताया जाता है कि एक ऐसा समझौता है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो सऊदी अरब पर हमला समझा जाएगा, और सऊदी अरब पे हमला होता है तो इसे पाकिस्तान पर हमला समझा जाएगा। ये दुनिया को बताया गया। बल्कि हालांकि सारा दुनिया जानता है कि ये पाकिस्तानी जो हैं वहाँ पे एक पिट्ठू भारे के सैनिक के रूप में वहाँ काम करते हैं। कई सालों से समझौता है, फिर भी संजोग देखिए क्या होता है। 17 को समझौता होता है जी। भारत ने सऊदी को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। 72 घंटे में बोला कि आपको इस पे स्पष्टीकरण देना है। ये प्रेस ब्रीफिंग है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर भारत जो है सऊदी को यूएन में भी लताड़ता है और यूरेनियम संवर्धन के लिए उस पर क्यों न रोक लगाई जाए, इसके लिए यूएन में बोला जाता है और इस मुद्दे को उठाता है। और दूसरा खेल इधर ये होता है कि पाकिस्तान का शिप जो हुती के एरिया में बंदरगाह पे खड़ा है यमन में, वहाँ पे एक इजरायली ड्रोन हमला करता है और उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसमें जितने पाकिस्तानी, एक नेपाली, 3 नेपाली और एक श्रीलंकाई हैं, सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। भाई उसके बाद ये जो समझौता हुआ था, सऊदी कहीं कुछ नहीं बोल पाता है और बोलेगा भी क्यों, उसे क्या मतलब है। परंतु कमाल की बात है कि पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ नहीं बोला जाता है कि आखिर उस तेल टैंकर में ये लेके क्या जा रहे थे। और मज़े की बात देखिए कि इस मार के बाद न इजराइल ने बोला है, न सऊदी ने बोला है, न पाकिस्तान ने कुछ बोला है। बट समझने वाले सब समझ रहे हैं, आने वाले दिनों में ये जो एरिया है भूमध्य सागर, रेड सी और ये सब साउथ ईस्ट एशिया भी बहुत माहौल गर्म रहेगा। और देखते हैं तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान की जोड़ी क्या गुल खिलाती है, या फिर ये ठोके जाएंगे इजराइल के द्वारा। और इसी के साथ आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।